दक्षिणी रूस। कतिपय पुरातात्विक एवं भाषा शास्त्रीय सामग्रियों के आधार पर मेयर पीक तथा गॉर्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया है। यानी इसका विस्तृत अध्ययन हम चाइल्ड की पुस्तक द आर्यंस में पाते हैं। दक्षिणी रूस में किए गए उत्खनन से लगभग उसी प्रकार की संस्कृति के अवशेष मिलते हैं जो आर्यों के समय में थे। यहाँ की खुदाई से अश्व का अवशेष भी मिलता है जो आर्यों का प्रिय पशु था। पिगल महोदय के अनुसार आर्य दक्षिणी रूस के एक विस्तृत प्रदेश पर निवास करते थे। दक्षिणी रूस के त्रिपोलजे से लगभग 30,000 ईसा पूर्व के मृगभांड प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर नेहरिंग ने दक्षिणी रूस को आर्यों का आदि देश बताया है। भारोपीय तथा मध्य रूस की पीनो उग्रियन भाषाओं के आश्चर्यजनक समता दिखाई देती है जो इस बात का सूचक है कि भारोपीय तथा मध्य रूस की जाति के प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक संपर्क था। अतः उक्त विद्वानों के अनुसार दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि आर्यों के विदेशी मूल का मानने का मत प्रधानतः भाषा विज्ञान पर आधारित होने के कारण बहुत अधिक सबल नहीं है। वेद के कोई उदाहरण ऐसे नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि आर्य यहाँ आक्रांता के रूप में आए थे। आर्य शब्द का जातिवाची मानना ठीक नहीं है। ऋग्वेद के मंत्रों में प्रयुक्त शब्दों की संख्या 1,53,972 है जिसमें आर्य शब्द मात्र 33 बार ही आया है। भाषाविदों ने तुलनात्मक भाषा विज्ञान को एक प्रामाणिक शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है, किंतु भाषा एवं संस्कृति इकाई में इसका किसी जात विशेष से संबंध स्थापित करना उचित नहीं है। एक ही प्रजाति के लोग विभिन्न भाषा भाषी हो सकते हैं। ऋग्वेद में आर्य तथा दास दासियों के बीच में जो विभेद किया गया है वह प्रजाति न होकर धार्मिक लगता है। आर्य तथा दास दासियों किसी जन समुदाय प्रजाति अथवा जनजाति के नाम नहीं लगते। इनका विरोध धार्मिक व आधार्मिक का विरोध है। दास दासियों का प्रयोग परिचायक के रूप में मिलता है। दासी शब्द ईरानी भाषा में भी मिलती है जो ग्रामीण जन का सूचक है। जहाँ तक ब्राहु भाषा का ज्ञान है, इसका द्रविड़ भाषा से दूर का संबंध ही हो सकता है। उत्तर पश्चिम में इसके व्यापक प्रचलन का प्रमाण नहीं मिलता। कुछ विद्वानों का कहना है कि बलूचिस्तान में ब्राहुई भाषा भाषी लोग बाहर से आए थे, जबकि कुछ विद्वान इस भाषा को बोलचाल की आधुनिक पूर्वी एलिमी भाषा बताते हैं। यह भी दृष्टव्य है कि गोदावरी के दक्षिण में सिंधु सभ्यता का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। जहाँ तक इंद्र को पुरंदर अर्थात पुरु का ध्वज कहने वाला कहे जाने का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कोटदीजी तथा कालीबंगन के प्राक सिंधु स्थलों से भी दुर्गीकरण के साक्ष्य मिल चुके हैं। स्वयं सिंधु सभ्यता के लोग द्वारा पूर्ववर्ती संस्कृत के दुर्गों का भेदन किया जा भी संभव है। ऐसा प्रतीत स्थित अब केवल आर्यों की ही देवता को पुरंदर नहीं कहा जा सकता। पुनः इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि इंद्र सप्त नगरों का विजेता था। पुरंदर से भी आर्यों के आक्रांता होने की बात पुष्ट नहीं होती है। अब प्रायः सभी विद्वान इसे स्वीकार करने लगे हैं कि इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि आर्य विदेशी आक्रांता थे। जो विद्वान आर्यों के विदेशी मूल का मानते हैं उनका आधार मैक्स मूलर द्वारा निर्धारित ऋग्वेद की तिथि में सूत्र संहिता को 600 से 200 ईसा पूर्व रखते हुए वे इसमें ईसा पूर्ववर्ती साहित्य जिसका विभाजन वे ब्राह्मण काल, मंत्र काल तथा छंद काल में करते हैं।
दो वर्षों की अवधि निर्धारित करते हुए प्रस्तावित करते हैं कि वैदिक मंत्रों की रचना लगभग 1200 ईसा पूर्व हुई। यह निष्कर्ष उस समय तक ठीक था जब तक पश्चिम के लोगों को वैदिक साहित्य के विस्तृत में बहुत कम ज्ञान था, परंतु अब यह मत अमान्य हो गया है। स्वयं मैक्स मुलर ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में इसे त्याग दिया था। पुनश्च मैक्स मुलर द्वारा निर्धारित तिथिक्रम की विधि संदिग्ध है, इस सत्य नहीं माना जा सकता। वैदिक कालीन संस्कृतियां। वैदिक काल दो भागों में विभाजित है, ऋग वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। यह प्रत्येक काल का विस्तार में वर्णन किया जाएगा। आगे हम अगले एपिसोड में हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी अध्ययन करेंगे। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि वैदिक काल के बारे में, यानी ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, इस काल का इतिहास हमें पूर्वताय ऋग्वेद से ही ज्ञात होता है। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल है। इसमें 2 से 7 तक प्राचीन माने जाते हैं। इसमें 3 पाठ मिलते हैं। साकाल, इसमें 1017 मंत्र हैं। बालखिल, इसमें 11 मंत्र है। वास्कल, इसमें कुल 56 मंत्र है। ऋग्वेद की तिथि के विषय में भी पर्याप्त मतभेद है। मैक्स मुलर ईसा पूर्व 1200 से 1000 इसकी तिथि मानते हैं। जैकोबी ने इसका रचना काल तृतीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व बताया है। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद के प्राचीनतम अंश को 6000 ईसा पूर्व के आसपास लिखा हुआ बताया है। विंटरनित्य ने वैदिक साहित्य का आरंभिक काल ईसा पूर्व 2500 से 2000 तक निर्धारित किया है। समस्त मतों पर विचार करने के उपरांत हम सामान्यतः ऋग्वेद को ईसा पूर्व 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच रचित मान सकते हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था। ऋग्वेद में यंत्र तंत्र अनेक नदियों और पर्वतों के नाम मिलते हैं। हिमालय पर्वत का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। हिमालय की एक चोटी को मुजवंत कहा गया है जो सोम के लिए प्रसिद्ध थी। पश्चिम की ओर कुंभ, काबुल, कुर्म, कुर्रम, गोमती, सुवास्तु नदियों के उल्लेख से यह पता चलता है कि अफगानिस्तान भी उस समय भारत का ही अंग था। इसके पश्चात पंजाब की 5 नदियां यानी सिंधु, बितासा जिसे झेलम कहते हैं, चेनाब, रावी, बिपाशा यानी व्यास का उल्लेख हुआ है। साथ ही सतुद्री, सतलज, सरस्वती, यमुना तथा गंगा के नाम से भी मिलते हैं। तरेन, ब्राह्मण, गांधार क्षेत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार वैदिक भूगोल के अंतर्गत वर्तमान समय का अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्व राजस्थान, पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश आदि सभी सम्मिलित थे। यही भूभाग सिंधु सभ्यता के अधिकार क्षेत्र में भी था।